हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हमारा डे 4 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके पास एक भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो हम इस चैप्टर में कार्बन के बारे में ही बात करने वाले हैं। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.02% कार्बन है, जो कि कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट्स एंड कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आप सोचेंगे कि इतनी कम परसेंटेज में प्रेजेंट है ये, फिर भी हम इसके बारे में पूरा अलग से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप हायर क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ कार्बन पर ही बेस्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्बन है ना, इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कैटनेशन की, और वो कैटनेशन की जो टेंडेंसी है हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है हम यहाँ पे देखते हैं। जो कार्बन है इसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है, सी। और एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, 6। एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। तो अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम कैसे कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 4, 6 है ना, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 4। और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस में कित क्या होता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारी के शेल है, के शेल में आएंगे हमारे 2 वाले इलेक्ट्रॉन, और एल शेल में आएंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, लेकिन इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसके पास 4 ही है। अब ये क्या कर सकता है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए इसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, तो ये ऐसा नहीं करेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। और क्या कर सकता है ये, या तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको लॉस कर सकता है, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है कहीं से, ताकि इसके पास 8 हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा किसी से तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन इसके पास सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, उनको 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ना ही ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही ये लॉस कर रहा है, तो फिर ये क्या करता है, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है किसी और एटम के साथ, या तो कार्बन के एटम के साथ ये शेयर करेगा, या फिर किसी और एलिमेंट के एटम के साथ ये शेयर करेगा। तो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे शेयरिंग करता है, तो इसको हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। जैसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1। दूसरे के पास भी हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना, इस वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है ताकि ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। तो ये क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, शेयर कर लेता है, और ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो ये क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एक हाइड्रोजन ये रहा, इसने इसका इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, इन दोनों आपस में इन्होंने क्या कर रखी है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। और क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड है,
एक बॉन्ड कैसे बनता है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो, याद करने की ट्रिक है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl2। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है हमारा 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 7। तो हम क्लोरीन का आउटर मोस्ट में जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन, उसके पास हम 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे भी हम सर्कल से बना सकते हैं, क्रॉस लगा के बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। और दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो हम क्या करते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए ताकि ये 8 अपना यहाँ यहाँ पे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो वैसे ही ये इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और ये वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और शेयरिंग से बनेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2। जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का वो होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2 और 5। ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऐसे अरेंज कर लेगा अपने आप को। ठीक है। अब इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। लेकिन हाइड्रोजन को चाहिए कि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। वैसे ही ये वाला नाइट्रोजन इस वाले से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है हमारा एक बॉन्ड। और यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की। 3 इस वाले इलेक्ट्रॉन की, और थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये वाला नाइट्रोजन कर रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो ये वाला नाइट्रोजन कर रहा है। तो हमारे पास टोटल जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे हमारे 3। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, उतने बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये आप ट्राई करके देखना, फॉर्मेशन ऑफ O2 CO2 एंड NH3 को बोलते हैं हम अमोनिया। इनकी आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर देखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देखना। फिफ्थ हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 को हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन मैं आगे अभी आपको नॉमेनक्लेचर कराऊंगी तब आपको समझ आएगा। आप यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो आप पहले इनके एटॉमिक नंबर लिख लो। एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 4। कार्बन का तो बिल्कुल रट लो, कार्बन का है 6 एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 और 4। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा। तो इसमें जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है, मतलब जो हमारा एटम कम होगा ना, जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन सिर्फ एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। वैसे ही यहाँ पे देखो, कार्बन सिर्फ एक है और हाइड्रोजन 4 है। तो जो एटम कम प्रेजेंट है, मतलब जैसे कार्बन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, उसको सेंटर में लिखते हैं। बाकी जो है इनको 4 हाइड्रोजन है, उसको ऐसे अरेंज कर देंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, हाइड्रोजन अरेंज कर दिए। उसके बाद कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे 4 डॉट लगा दो या क्रॉस लगा लो, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर देंगे। फिर ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो ये एक इस वाले हाइड्रोजन से लेगा, एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक यहाँ से। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग हो जाएगी। तो ऐसे ही हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे इधर से लेगा। ऐसे करके क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, और एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बात करते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं,
एलिमेंट्स ना कुछ एक फिनोमेना है जिसमें एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है। एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स या फिर उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो कार्बन ना तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है। पहली है हमारी डायमंड। ठीक है। डायमंड में क्या है ना कि एक कार्बन एटम चार अदर कार्बन एटम से बॉन्ड कर बना के रखता है जिसकी वजह से उसमें एक 3D रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं डायमंड। सेकेंड है इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म ग्राफाइट। ग्राफाइट में हर कार्बन एटम तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना के रखता है इन द सेम प्लेन और गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के रखता है, हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्राफाइट। फुलेरीन्स। फुलेरीन्स क्या होते हैं कि एक स्फेरिकल शेप में होते हैं ये। जो पहला फुलेरीन था वो आइडेंटिफाई किया गया था, वो था C60। उसमें 60 कार्बन एटम थे जो कि फुटबॉल के शेप में अरेंज थे। एक यूएस के आर्किटेक्ट हैं बकमिंस्टर फुलर, जिन्होंने एक गोडेसिक डोम डिज़ाइन किया था। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल C60 से मैच करता था, इसलिए उसको दिया गया नाम बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मैंने आपको बताया था अभी कि कार्बन कैटनेशन की टेंडेंसी शो करता है। कैटनेशन क्या होता है? यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटनेशन। जैसे मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है। यहाँ पे कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी, जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ, एक कार्बन ये बनाया, फिर कार्बन ये कार्बन क्या कर रहा है? लॉन्ग चेन बना रहा है। यहाँ पे H अरेंज होंगे, हाइड्रोजन अरेंज होंगे। ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये क्या कर रहा है? लॉन्ग चेन बना रहा है। ये टेंडेंसी क्या है? कैटनेशन। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहीं पे जाके अपनी फ्रेंड्स बना लेते हैं। वैसे ही ये कार्बन है, इसकी भी वही टेंडेंसी है, जहाँ भी जाता है वहीं पे बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ ये जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कैटनेशन की, ये लॉन्ग चेन लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी टेंडेंसी क्या है? टेट्रावेलेंसी। ठीक है। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है टेट्रावेलेंसी। ठीक है। इसमें क्या है? कार्बन क्या करता है? कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन क्या करता है? 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे अभी कार्बन का मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं मीथेन। तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके 4 वैलेंसी है इसकी, जिससे ये अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। ये दो आप प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, एक कैटनेशन की प्रॉपर्टी, एक टेट्रावेलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक ऐसा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम, जो भी ऐसे कंपाउंड होंगे जहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। दूसरा आता है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी मैं आगे आपको नोमेनक्लेचर कराऊंगी, तब आपको सब चीज़ें समझ आएंगी। जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो हमारे जो कि हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। वो कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन, तो वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है। फिर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये होंगे हमारे ओपन चेन या फिर क्लोज्ड चेन।
ओपन चेन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। ओपन चेन का मतलब जैसे ये लिखे हैं, डायरेक्ट सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई, ठीक है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, ये स्ट्रेट लिखे हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम ओपन चेन। ये तो ये सैचुरेटेड होंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे कि एल्केन। एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड में एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है। एल्कीन डबल बॉन्ड वाली, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये तीनों, ये सिंगल बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये सब क्या हो गए, ओपन चेन, ठीक है। अब एल्केन, अगर हम एल्केन में से, मैं आपको बताती हूँ, एल्केन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH4, CH4, ये कौन सी एल्केन है, ये वाली मीथेन, ये वाली मीथेन, ठीक है। कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, जैसे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, CH3। यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो क्या बनेगा, CH3। ये है हमारा मीथेन। ये क्या है, एक एल्केन है जिसमें लास्ट में क्या लग रहा है, एन, मतलब एल्केन है मीथेन। लेकिन जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है, तो ये बन जाएगा मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। मिथाइल, मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा मिथाइल। अगर हम इथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो बन जाएगा इथाइल ग्रुप, ठीक है। वैसे ही एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद एल्काइल ग्रुप बनते हैं, ठीक है। ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन समझ आए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लोज्ड चेन में। क्लोज्ड चेन में भी दो टाइप के हैं, एक तो एलिसाइक्लिक और एक दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो रिंग वाले स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, रिंग वाले ऐसे, जिसमें एक रिंग बन रही होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे एक रिंग बन रही है पूरी क्लोज रिंग, ठीक है, क्लोज रिंग बन रही है। तो इसमें क्लोज रिंग तो है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता वो होता है हमारे एलिसाइक्लिक, और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होते हैं हमारे एरोमेटिक, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक। तो अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको साइक्लोहेक्सेन का, तो ये क्या है, रिंग्स विदाउट डबल बॉन्ड। और यहाँ पे C6H6 बेंजीन, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, C6H12 साइक्लोहेक्सेन और C6H6 बेंजीन। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, C6H12, C6H12। यहाँ पे आपको कार्बन कितने लेने हैं, 6, और हाइड्रोजन कितने लेने हैं, 12। तो यहाँ पे एक कार्बन ये लिया, एक ये पे यहाँ पे लिया, कितने हो गए, 5, और एक यहाँ पे लिया, ये हो गए हमारे 6 कार्बन। अब हमें 12 हाइड्रोजन करना है। देखो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पे कार्बन के साथ सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे हमें, 2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लग गए, 2 बॉन्ड हो गए, तो पूरी 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ पे भी आपको 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, यहाँ पे हर जगह आपको CH2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, CH2, क्योंकि दो, एक देखो, एक कार्बन के पास एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है जो इस वाले कार्बन से अटैच हैं, ठीक है। अब इसके पास तो इसकी तो वैलेंसी होती है 4, इसको तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन बनेगा। ऐसे कैसे बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ऐसे बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो अब कितने बॉन्ड हो गए इसके, 1 2 3 4। मैंने CH2 इसको शॉर्ट में लिख दिया, वरना ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। समझ में आया सब जगह, ये CH2 करके ये इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। इसमें कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12। अब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन काउंट करो, कितनी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितनी हो गई, 4, फिर 6, फिर 8 10, और 2 ये वाली, कितनी हो गई, 12। 12 हाइड्रोजन पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजीन का, जो कि क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये वाला, ठीक है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, C6H6। इसमें भी हमारे कितने कार्बन है, 6, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे। ऑल्टरनेट क्या होती है कि एक को छोड़कर एक पे, यहाँ जैसे यहाँ पे लगा दिया, इसको छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, इसको छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2
3। तो इसको इसको एक और बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन अटैच कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके पास भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। इसके पास भी 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे। तो कितने कार्बन हो गए? 6। और कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 ही हमारे पास हाइड्रोजन हो गए। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गए। तो इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। देखो एल्केन को हम लिखते हैं लास्ट में एन से। जैसे मैं आपको कोई भी एल्केन दूँ, एच, यहाँ पे भी एच लगाया और यहाँ पे भी एक एच लगाया, ठीक है। तो क्या होगा? CH4 हो गया। ये क्या होगा? CH4। तो इसको बोलते हैं मीथेन। तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे? एन। वहीं पे अगर एल्कीन होगा तो हम लगाएंगे, वहीं पे अगर एल्कीन होगा तो हम लगाते हैं ईन। वहीं पर अगर एल्काइन होगा, मतलब 3 बॉन्ड होंगे, ठीक है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, ठीक है। अब ये इनके फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। जैसे आपको एक एल्केन का नाम लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एल्केन का फॉर्मूला ये होता है। आपको अगर एक एल्केन लिखनी है, सपोज करो कि आपको कार्बन लेना है जिसमें आपको एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें एक कार्बन हो, तो एन की जगह क्या आ गया? 1, ठीक है। अब एच लिखना है आपको यहाँ पे, तो 2 की जगह आप लिखेंगे 2। एन की जगह क्या लिखना है? यहाँ पे एन की जगह क्या लिखा? आपने 1 लिया है, तो इसलिए एन की जगह क्या लिखना है? 1+2। तो क्या बन गया? C1H2 और +2 कितने हो गए? 4। तो C1H4 मतलब CH4। तो ये क्या बन गया? एक एल्केन बन गई, ठीक है। CH4 ये बन गई एक एल्केन। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर अगर कार्बन लेते हैं 2, सपोज करो कि आपने एन की जगह लिखा 2, तो H2 एन की जगह क्या लिखोगे आप? 2। तो यहाँ पे कार्बन की जगह तो 2, यहाँ पे 2 ही लिखोगे। फिर H 2 2 ज़ा 4, 4+2 6। तो क्या बन गया? C2H6। ऐसे आपको एल्केन बनानी है। वहीं पर अगर आपको बनानी होगी एल्कीन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं, देखो एल्केन तो आप एक कार्बन की बना सकते हैं, लेकिन एल्कीन में 2 बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही पॉसिबल है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो आपको सबसे छोटी एल्कीन कौन से कार्बन की मिलेगी? जिसमें 2 कार्बन एटम होंगे। यहाँ पे आपको H लिखना है, यहाँ पे 2 की जगह 2, और N की जगह आपने यहाँ पे 2 लिया, इसलिए आपको 2 ही लेना है। तो यहाँ पे कार्बन 2 हो गए, H कितने हो गए? 4। तो इस वाली एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन कितने हो गए? 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। 2 इस वाले कार्बन पे, 2 इस वाले कार्बन पे। यहाँ पर हो गए हमारे 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, और इनके बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर आपको एल्काइन लिखना हो, तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, ठीक है। तो अगर देखो एल्कीन और एल्काइन के लिए कम से कम आपको 2 कार्बन चाहिए। तो जो सबसे छोटी एल्कीन होगी उसमें क्या कितने कार्बन होंगे? 2, और H2। फिर इसके बाद आपको N कितना लेना है? 2-2। तो क्या हो गया? C2H कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 4 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 2। तो C2H2 ये आपकी सबसे छोटी एल्काइन होगी, जिसके बीच में 3 बॉन्ड होंगे और 2 हाइड्रोजन होंगे। एक यहाँ पे लगा देंगे आप, यहाँ पर एक H लगा देंगे आप, एक H इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आप एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ।
तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे एटम्स या फिर ऐसे ग्रुप्स जो जब किसी कंपाउंड में लगते हैं तो उनको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अभी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH4, ये हो गई हमारी एक एल्केन। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, यहाँ पे लिखूँ मैं CH3, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे तो हमने 3 ही बनाए, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन अटैच किए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक Cl लगा दूँ, मतलब क्लोरीन, तो ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो कि इसको यहाँ पे क्या था, ये 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगाई और एक क्लोरीन एटम लगा दिया, तो ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो कि इसको अलग से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ये क्लोरीन होता है, ये ब्रोमीन और नाइट्रो। लेकिन जब आप प्रीफिक्स में इसको लिखोगे, जब आप, अभी मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बताऊंगी, तो जब आप ये Cl को लिखोगे तो आप उसको लिखोगे क्लोरो, Br को लिखोगे तो ब्रोमो, NO2 को लिखोगे तो नाइट्रो। ठीक है, ऐसे आप इसको लिखेंगे। अभी मैं आपको और फंक्शनल ग्रुप बताती हूँ, जैसे ये रहे। अगर आपको क्लोरो ब्रोमो लिखेंगे तो आप इनको शुरू में लिखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में, आपको रूल्स बताऊंगी। अभी आप इन सिर्फ इतना याद रखो कि कौन कौन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का जो फॉर्मूला है जो आप लिखते हो, ये होता है OH। एल्डिहाइड का CH, एल्डिहाइड का होता है हमारा CHO। मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ आपको, CHO। और कीटोन का होता है CO। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इनके फॉर्मूले। ये क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप जब किसी कंपाउंड में अटैच होते हैं तो उसको एक अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या हो सकते हैं? क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, या फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैंने लिखा CH3Cl, तो इसको क्या नाम देंगे आप? क्या नाम देंगे? क्लोरो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लोरो, और कितने कार्बन है इसमें? एक, तो हम लिखेंगे क्लोरो मिथ। ये क्या है? एक एल्केन है, तो इसको लिखेंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपका IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी, उससे पहले हम होमोलोगस सीरीज पढ़ लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें अगर मैं एक मेंबर लिखूं तो उससे जो दूसरा मेंबर होगा वो उन दोनों में कितना डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने लिखा CH3OH, ये क्या लिखा मैंने? मीथेनॉल। दूसरा मैं अगर लिखूँ CH3CH2OH, तो देखो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वाले CH2 का डिफरेंस है, इस वाले CH2 का। तो पहले मेंबर से जो दूसरा मेंबर है, उन दोनों में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। कितने का डिफरेंस है? CH2 का। और अगर हम देखें कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो कितना हो गया हाइड्रोजन का मास? H2 का मास कितना हो गया? 2। टोटल कितना हो गया? 14। या तो आप ये कहें कि पहले मेंबर में और दूसरे मेंबर में सिर्फ CH2 का डिफरेंस है, या फिर आप ये कहें कि 14 एटॉमिक मास या फिर 14 मास का इसमें डिफरेंस होता है। तो ये होती है हमारी होमोलोगस सीरीज। आप इसे बढ़ा सकते हैं कितना भी। यहाँ पर आपने क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था आपने CH3 CH2OH। अब आप तीसरा क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर ये CH3 ये रहा, ये वाला CH2 ये वाला ये रहा, ये OH ये रहा। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ गया? CH2 का। अब आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, CH3 CH2
CH2, फिर CH2OH, ऐसे ही आप सक्सेसिव मेंबर में CH2 ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगी होमोलोगस सीरीज़। ये आप किसी भी कंपाउंड्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अल्कोहल की सीरीज़ लिखी है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऐसे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें आपको मैं रूल्स बताऊंगी, स्टेप्स बताऊंगी, आपको वो याद रखना है। तो पहला जो स्टेप है वो है हमारा कि आपको जब भी कोई कंपाउंड दिया जाए तो आपको उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर कार्बन 1 है तो उसको बोलेंगे मैथ, कार्बन 2 है तो उसको बोलेंगे एथ, कार्बन 3 है तो उसको बोलेंगे प्रॉप। जैसे यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास कितने कार्बन है 3, तो हम क्या लिखेंगे प्रॉप। अगर कार्बन 4 है तो उसको लिखेंगे ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक। ऐसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन आइटम को काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ये वर्ड रूट लिख देंगे। सबसे पहले हमें यही काम करना है स्टेप 1 में, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कौन से थे मैंने आपको बताया, या तो आपके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, इनमें से कोई भी होगा, या तो आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, ऐसे क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम्स लगे हुए होंगे, ठीक है। या फिर आपके पास अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ होगा, या एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा, या CO ग्रुप कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होगा। इन सब में से कोई अगर प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, इनकी नेमिंग करनी है। और अगर नहीं प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है इसमें ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि ये अनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या फिर सैचुरेटेड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है होगा तो आपको ईन लगाना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको YNE आइन लगाना है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको सिर्फ एन लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर काउंट करना है, कार्बन आइटम काउंट करना है, कितने कार्बन आइटम है 3, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया यहाँ पे प्रॉप, यहाँ पे लिख दिया आपने प्रॉप, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे नहीं है, देखो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है ही नहीं इस वाले कंपाउंड में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो आपको यहाँ पे एन यूज़ करना है, प्रोपेन। बस ख़त्म, इतना ही होता है बस इसमें, ठीक है। समझ आया आपको, प्रोपेन। ये हो गई आपके इस वाले कंपाउंड की नेमिंग, इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। अब अगर हम देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो हम क्या करते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप भी हमारा ये है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, अगर इनमें से है तो हम लिखेंगे शुरू में, प्रीफिक्स मतलब हम शुरू में लिखेंगे। लेकिन अगर इन चारों में से अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर इन सब में से आया तो हम इनको लिखेंगे सफिक्स में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया F मतलब फ्लोरो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी लगेंगी, देखो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पे कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करने हैं, कितने कार्बन आइटम है हमारे पास, 1 2 3 4, तो क्या लगा लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं हम, 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्यूट, सबसे पहले लिखेंगे हम ब्यूट। अब देखो क्या यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, फ्लोरो। तो फ्लोरो को हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फ्लोरो, F प्रेजेंट है ये वाला, ठीक है। तो हम इनको कहाँ पे लगाते हैं, प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब शुरू में। तो ब्यूट से पहले क्या करना है, हमें ब्यूट से पहले फ्लोरो लिखना है, फ्लोरो
लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसका नाम, तो फिर क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना है फ्लोरो। उसके बाद हमने कार्बन आइटम कितने काउंट करे थे, 4। 4 के लिए लिखेंगे हम ब्यूट, तो हमने ऐसे लिखा ब्यूट, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम लिखेंगे एन, ब्यूट एन, ANE, ब्यूटेन, ठीक है। इतना समझ आया। सबसे पहले कार्बन आइटम्स को काउंट करना है, कार्बन आइटम काउंट करने के बाद हमें वर्ड रूट लिख देना है। उसके बाद अगर हमें फंक्शनल ग्रुप चेक करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर कोई भी हेलोजन आइटम अटैच है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से कोई है तो हम इनको शुरू में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो हम ईन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम आइन लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास यहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये अल्कोहल होता है, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH। अगर हमारे पास यहाँ पर OH अटैच होता, सपोज करो यहाँ पर हमारा OH अटैच होता, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करते, क्या करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, हमारे पास OH है, मतलब अल्कोहल। अल्कोहल को मैं शुरू में नहीं लिखना, हमें बाद में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि इनको सफिक्स में यूज़ करना है, सफिक्स मतलब बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं हम ओल, OL, ओल। लेकिन जब हम ये वाले सफिक्स वाले यूज़ करेंगे, सफिक्स वाले जितने भी ये सफिक्स वाले हैं हमारे पास, जब हम इनको ओल, AL या फिर ओन, ओइक एसिड यूज़ करेंगे, तो हम इस वाले ई को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ई नहीं लिखेंगे, तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, ब्यूटेनॉल। सिर्फ हम ई हटा के बाकी जो बचा है हम उसको लिख देंगे, ठीक है। BUTANOL, ऐसे नेमिंग करेंगे हम इसकी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम एन यूज़ कर रहे हैं। कौन सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो, तो क्लोरो को हम शुरू में लगाते हैं, वैसे ही ब्रोमो को शुरू में लगाते हैं। यहाँ पे अल्कोहल अटैच है तो हम लास्ट में लिख देंगे OL, ओल, ई हटा के ओल लिख देंगे। यहाँ पे CO ग्रुप, CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लास्ट में क्या लिख देंगे, AL, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CO, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम ओन, ONE, ओन। यहाँ पे COOH प्रेजेंट है, इसमें लिख देंगे हम ओइक एसिड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। सबसे पहले कार्बन के एटम काउंट करें, कितने निकले इसमें, 3, तो प्रोप लिख दिया। उसके बाद देखते हैं कि डबल बॉन्ड है क्या, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हम ईन लिखेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे आइन लिखेंगे। आई होप कि आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर हो चुका होगा। नाउ विल गेट बैक टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो है कंबशन। कंबशन होता है किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई कंपाउंड या फिर कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं कंबशन। जैसे यहाँ पे कार्बन, ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन किसकी प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, ऑक्सीजन की, क्या बना रहा है, CO2, हीट एंड लाइट, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। अगर यहाँ पे CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होगा तो क्या बनेगा, CO2 तो सब में ही बनेगा, ध्यान रखना, CO2 सब में बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं था तो इसलिए यहाँ पे H2O रिलीज नहीं हुआ फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड में यहाँ पे CH4 है, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसलिए हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में रिलीज होगा। यहाँ पर भी CH3 CH2OH, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, हीट एंड लाइट सब में रिलीज होगी। अब देखो, जब कार्बन या फिर कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो वो क्लीन फ्लेम देते हैं,
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो येलो फ्लेम और विद ब्लैक स्मोक रिलीज होते हैं, मतलब सूटी फ्लेम देते हैं। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड अपॉन कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि K2Cr2O7 या फिर KMnO4। K2Cr2O7 को हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और KMnO4 हमारा एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट इसको बोलते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अल्कोहल लिया हमने, अल्कोहल इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। जैसे यहाँ पे कौन सा अल्कोहल लिया हमने, CH3CH2OH। कितने एटम, कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो हम 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, ETH, ईथ यूज़ करेंगे, एथ यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, ईथ, यहाँ पे ए लगाएंगे, फिर ऑल। तो कौन सा हमारा अल्कोहल बन गया, इथेनॉल। ठीक है, जब हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है। ठीक है, तो इन कार्बन के जो एटम है वो सेम रहेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, 2। तो 2 के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज़ करते हैं, एथ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर पूरा ओपन करके लिखूँ तो कितने कार्बन है, 2। यहाँ पर एक एच ये है, ऐसे है। ठीक है, COH। तो ए तो हमने कार्बन एटम के लिए यूज़ कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो COOH, ये तो अपना एक ग्रुप है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कोई कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, तो हम इसलिए यूज़ करेंगे एन। यहाँ पे इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओइक, OIC, ओइक एसिड। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, देखो ये रहा, ओइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक के लिए हम यहाँ पे COOH के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के स्ट्रक्चर में नहीं, यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी वाली रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या करते हैं, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, इसलिए हम इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी R ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पर अटैच है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड हटने के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इस जो कार्बन है इसको एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, क्योंकि वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो इसका यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों कार्बन पे। ठीक है, समझ आया। अब हम चौथी रिएक्शन पढ़ते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे तो क्या है, CH4 है, यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ये Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगी तो ये CH3 बन जाएगा, तो यहाँ पे CH3 लिखो, एक Cl यहाँ से यहाँ पे लिख दो, CH3Cl बन गया। अब यहाँ से क्या बचा, हमने एक H यहाँ से हटाया तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ से एक Cl यहाँ पे यूज़ कर लिया, बचा यहाँ पे एक Cl, उसका यहाँ पे यूज़ कर दो। वैसे ही यहाँ पे ये क्या होता है कि ब्रोमोइथेन, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन पहले से अटैच है, यहाँ पे अगर KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन के इसके साथ चला जाएगा,
और यहाँ से OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब CH3CH2OH ये रिप्लेस कर देगा एक दूसरे को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देखते हैं। आपकी बुक में, NCERT की बुक में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस दी हुई है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। CH3CH2OH ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला CH3CH2OH। ठीक है, ये होता है हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला। अब हम इसकी रिएक्शंस को देखते हैं। पहली रिएक्शन है इसकी सोडियम के साथ। ठीक है, पहली रिएक्शन हमारी सोडियम के साथ है, तो ये है CH3CH2OH, ये हो गया हमारा इथेनॉल। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, CH3CH2O तक, और फिर ये Na, ये CH3CH2ONa ये बन जाएगा। और यहाँ पे जो H था, ये वाला H, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। समझ में आया आपको इतना। अब दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बता देती हूँ। यहाँ पे बता देती हूँ, एक रिएक्शन है, इथेनॉल की रिएक्शन होती है हमारी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। देखो, अगर मैं यहाँ पे CH3CH2OH लिखती हूँ और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या फंक्शन है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ये क्या करेगा, इस वाले अल्कोहल में से H2O को रिलीज़ करवा देगा, मतलब H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, H2O रिमूव होने के बाद एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे, यहाँ से एक H रिमूव हो गया, एक O रिमूव हो गया। ठीक है, और एक यहाँ से H रिमूव हो गया, तो क्या बचा, CH2, और यहाँ पे भी क्या बचा, CH2। तो ठीक है, CH2 इनके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। समझ आया आपको ये वाली रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन देखते हैं। इथेनोइक एसिड क्या होता है कि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनीगर एंड 100% प्योर इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये तो आपको याद करने का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देखते हैं इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस क्या क्या होती है। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि एक इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड कौन सी होती है हमारी, H2SO4। उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। यहाँ पे ईटर लिखा हुआ है, एस्टर बनता है। अब वो एस्टर कैसे बनेगा, यहाँ से CH3COO और यहाँ से CH2CH3, मतलब इतना, यहाँ से तो हमारा CH3COO। ठीक है, H को छोड़ दो, H को हटा दो यहाँ से, सॉरी पूरा ही रफ हो गया, H को हटाना है यहाँ से सिर्फ। ठीक है, CH3COO और यहाँ से CH2CH3, तो क्या बन जाएगा, CH3COO CH2CH3, ये बन जाएगा हमारा एस्टर। और ये इसमें से स्वीट स्मेल आती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्वीट स्मेलिंग एस्टर। ये परफ्यूम में भी यूज़ होता है, परफ्यूम के मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन देते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसकी जो उल्टी रिएक्शन होती है, मतलब इसके रिवर्स। यहाँ पे आपको एस्टर लेना होता है, उसकी रिएक्शन होती है, लेकिन Na यहाँ पे आपने यूज़ करा H2SO4। एस्टरिफिकेशन में आप H2SO4 का यूज़ करते हैं, लेकिन सपोनिफिकेशन में आप एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो रिएक्शन है बेस के साथ दे रखी है, NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगी ये वाली, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपने यहाँ पे लिया था वही बन जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं बेस के साथ। इथेनोइक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, यहाँ से CH3COO और यहाँ से Na, CH3COO और यहाँ वाला बेस में से Na, और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, जब इथेनोइक एसिड हमारा रिएक्शन करेगा बेस के साथ नहीं, कार्बोनेट के साथ, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट।
जब CH3COO एन ने यहाँ से NO2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3COO Na बनाएगा और साथ में CO2 और वाटर रिलीज करेगा दोनों रिएक्शन में। यहाँ पर भी CH3COO Na बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा, दोनों रिएक्शन हमारी सेम होगी। बस यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। बाकी जो लास्ट का टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया है। और अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल VZ Academy ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक। थैंक यू सो मच।